नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी की यात्रा पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि वैसे तो गीदड़ों की मिमियाने से शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सस्ती छिछली राजनीति के चलते देश के सबसे चहेते नेता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाए तो चुप रहना संभव नहीं है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, कहीं पर भी छिपकर नहीं जाते हैं। वीजा, टिकट, फ्लाइट सब भारत से ही हुआ, सरकार को सब पता है वो कहाँ है इत्यादि। फिर भी ये बीजेपी आईटी सेल वाले जानबूझकर उनकी लोकेशन साझा करके उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं? इस घटिया सस्ती राजनीति का क्या मतलब है? राहुल गांधी के उठाए मुद्दों का जवाब दो। उनकी सुरक्षा के साथ ये भद्दा काम कतई बर्दाश्त नहीं है। घटिया हरकतें बंद करो। दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति की सरकारी बैठकों में मौजूदगी को पूरी तरह असंवैधानिक बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वेब सीरीज पंचायत में दिखाया गया, जहां महिला सरपंच की जगह उसका पति फैसले लेता है। भारद्वाज का आरोप है कि मुख्यमंत्री के पति न सिर्फ बैठकों में बैठते हैं बल्कि अधिकारियों के साथ मीटिंग और निरीक्षण भी करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो के भारत पर लगाए गए आरोपों पर एलन मस्क ने करारा जवाब दिया है। नवारो ने दावा किया था कि भारत रूस से तेल सिर्फ मुनाफे के लिए खरीद रहा है। उनकी इस पोस्ट को एक्स के कम्युनिटी नोट्स फीचर ने भ्रामक बताया। इसके बाद नवारो ने एलन मस्क पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया और कम्युनिटी नोट्स को कचरा कहा। जवाब में मस्क ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर लोग ही नैरेटिव तय करते हैं। आप किसी भी तर्क के सभी पक्षों को सुनते हैं। कम्युनिटी नोट्स सभी को सही करता है बिना किसी अपवाद के। नोट्स, डेटा और कोड सार्वजनिक स्रोत हैं। ग्रोक आगे का फैक्ट चेक करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि भारत रूस से तेल आयात कर सिर्फ मुनाफा कमा रहा है और इससे रूस यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन इस बार एक्स ने नवारो के दावे को हिपोक्रिटिकल बताकर फैक्ट चेक कर दिया। एक्स की नोट में कहा गया कि भारत का तेल आयात ऊर्जा सुरक्षा के लिए है और ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून या प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करता। साथ ही अमेरिका खुद भी रूस से यूरेनियम और अन्य सामान आयात कर रहा है, जो डबल स्टैंडर्ड को दिखाता है। नवारो ने पलटवार करते हुए एलन मस्क पर आरोप लगाया कि वो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और फैक्ट चेकिंग नोटिंग को कचरा बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उनकी सरकार गजा संकट का समाधान निकालने पर काम कर रही है। वॉशिंगटन लौटते समय उन्होंने कहा ये योजना सबके लिए अच्छी हो सकती है। ट्रंप ने दावा किया कि इजरायल ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और अब हमास को भी मानना होगा। उन्होंने चेतावनी दी, ये मेरी अंतिम चेतावनी है, अगली बार कोई मौका नहीं मिलेगा। चीन के तियानजिन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक में पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात को लेकर ट्रंप ने अफसोस जाहिर किया था, लेकिन रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इसे साझा हितों और आपसी साझेदारी के प्रति एक साफ नजरिया बताया है। लावरोव ने कहा, यह इस बात को जाहिर करता है कि तीन महान शक्तियां जो तीन महान सभ्यताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, कई क्षेत्रों में अपने साझा हितों को समझती हैं। अटकलों को दरकिनार करते हुए लावरोव ने स्पष्ट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ 100% समान है, लेकिन चीन, रूस और भारत के बीच साझेदारी बढ़ाने की प्रवृत्ति है, जिससे उन क्षेत्रों में आपसी फायदा उठाया जा सके जहां हमारे हित समान हैं। नेपाली सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच सगरमाथा फ्रेंडशिप के तहत संयुक्त सैन्य अभ्यास रविवार को काठमांडू में शुरू हो गया। नेपाली सेना की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 10 दिन चलने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास में आपदा प्रबंधन, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन और आतंकवादी रोधी अभियानों समेत अन्य क्षेत्रों में चुनौतियों से निपटने पर काम किया जाएगा। ये सैन्य अभ्यास 2017 से नेपाल और चीन में बारी बारी से आयोजित किया जा रहा है। नेपाल और भारत हर साल सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास करते हैं। इसके अलावा नेपाली सेना अमेरिका समेत कई अन्य देशों के साथ नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास करती है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल ने अपने अलंद विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी का मामला उठाया था। अब पाटिल इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल जांच कर रही कर्नाटक सीआईडी को चुनाव आयोग से जरूरी तकनीकी डेटा नहीं मिल रहा है, इससे जांच अटक गई है। बीआर पाटिल ने रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और कहा कि वो पार्टी नेतृत्व और कानूनी विशेषज्ञों से सलाह करके आगे का कदम तय करेंगे। इस मामले पर चुनाव आयोग
नए सिरे से घिर रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग अड़ंगा क्यों लगा रहा है। कर्नाटक में मतदाता धोखाधड़ी के मामले पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि चुनाव आयोग पहले कुछ दस्तावेज दे चुका है, लेकिन अब महत्वपूर्ण जानकारियां रोक रहा है, जिससे वोट चोरी करने वालों को बचाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या चुनाव आयोग अब बीजेपी का बैक ऑफिस बन गया है वोट चोरी करने के लिए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सबूत छुपा रहा है और ये संवैधानिक जिम्मेदारी के खिलाफ है। बता दें, ये मामला फोर्ज्ड फॉर्म्स का है। 2023 के चुनाव से पहले बीआर पाटिल ने शिकायत की थी कि फर्जी फॉर्म 7 जमा किए गए। कुल 6018 फॉर्म में से 5994 फर्जी पाए गए। इन फॉर्मों में वोटर्स के नाम हटाने की साजिश थी। एफआईआर दर्ज हुई और सीआईडी जांच कर रही है। सीआईडी को चुनाव आयोग से आईपी एड्रेसेस और टेक्निकल डेटा चाहिए, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। उपराष्ट्रपति चुनाव से 2 दिन पहले सत्ता पक्ष एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन ने अपने सांसदों को वोटिंग प्रक्रिया सिखाने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में रविवार से बीजेपी का 2 दिन का संसद कार्यशाला शुरू हुआ, जिसमें पीएम मोदी पूरे दिन मौजूद रहे। इस दौरान जीएसटी सुधारों पर प्रस्ताव भी पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि जीएसटी ने आम नागरिक और छोटे कारोबारियों के लिए टैक्स व्यवस्था को आसान बनाया है। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन सोमवार को सांसदों के लिए मॉक पोलिंग का अभ्यास कराएगा। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाढ़ प्रभावित इलाकों को देखते हुए विपक्षी सांसदों के लिए प्रस्तावित डिनर रद्द कर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि मॉक पोल डेमोन्स्ट्रेशन संसद के सेंट्रल हॉल में होगा। बिहार में वोटर लिस्ट की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर को लेकर विपक्ष आक्रामक हो गया है। विपक्ष का कहना है कि अगर सिर्फ 1% वोटर लिस्ट से हटाए गए तो करीब 7.9 लाख वोटर्स प्रभावित होंगे। इसका सीधा असर लगभग 35 सीटों पर पड़ सकता है, जहां 2020 विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर बहुत मामूली था। 2020 चुनाव में 35 सीटों पर जीत का अंतर 3000 वोट से भी कम रहा था। हिल्सा सीट पर आरजेडी प्रत्याशी को सिर्फ 12 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। कई सीटों पर 200, 500, 1000 वोट से नतीजे तय हुए थे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी भी बड़ा फैक्टर बन सकती है। अनुमान है कि पी के हर सीट पर 1000 से 3000 वोट काट सकते हैं, जो करीबी मुकाबलों में निर्णायक हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सीट बंटवारे की राजनीति तेज हो गई है। महागठबंधन में अब तक 6 दल थे: राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी और सीपीआईएमएल। अब इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और एलजेपी पशुपति पारस गुट भी शामिल हो गए हैं। कुल 243 सीटों पर अब 8 दलों में बंटवारा करना होगा, जिससे सहमति बनाना मुश्किल हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी पारस गुट को 2-3 सीटें मिल सकती हैं, जिनमें से पारस और उनके बेटे चुनाव लड़ सकते हैं। जेएमएम को बांका, मुंगेर और भागलपुर इलाके में सीटें दी जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने साफ कहा कि सभी दलों को कुछ सीटें छोड़नी होंगी और गठबंधन के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। इधर एनडीए में भी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की मांगों से सीट बंटवारा चुनौती बन गया है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर फिर से मंदी का खतरा मंडरा रहा है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुख्य अर्थशास्त्री मार्क जेंडी ने चेतावनी दी है कि अमेरिका अब मंदी के बिल्कुल करीब है। जेंडी का कहना है कि अमेरिका के जिन राज्यों का योगदान करीब 1/3 जीडीपी में है, वो या तो पहले से मंदी में है या जल्द ही उसमें फंस सकते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात का असर सीधे आम लोगों पर पड़ेगा। महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी, नौकरियों में अस्थिरता बढ़ेगी। जेंडी ने बताया कि उपभोक्ता खर्च 2008 की वैश्विक मंदी के बाद सबसे कमजोर स्तर पर है। इसके अलावा अमेरिकी टैरिफ, कंपनियों के घटते मुनाफे और हाउसिंग सेक्टर की मुश्किलें हालात को और खराब कर रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो रूस पर जल्द ही नई पाबंदियां यानी सैंक्शंस लगा सकते हैं। व्हाइट हाउस में जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या वो एक और दौर की सैंक्शंस के लिए तैयार हैं, तो ट्रंप ने छोटा सा जवाब दिया, हाँ मैं तैयार हूँ। इस बयान से पहले ही अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भी सख्ती करनी होगी। इस लिस्ट में भारत का नाम भी प्रमुख है। बेसेंट का कहना है कि रूस की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किए बिना राष्ट्रपति पुतिन को शांति वार्ता के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब अभी हाल ही में ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया और सोशल मीडिया पर एक दूसरे की तारीफ की थी। इंग्लैंड ने साउथहैम्पटन में खेले गए अंतिम मैच में 342 रनों से शानदार जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी वनडे सीरीज का शानदार अंत किया और पुरुषों के वनडे इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत का नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के नाम दर्ज था जब उसने 2023 में श्रीलंका के खिलाफ 317 रनों से जीत दर्ज की थी। ये वनडे क्रिकेट के 54 साल के इतिहास में किसी भी टीम की सबसे बड़ी हार है। यूएस ओपन टेनिस 2025 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में इटली के यानिक सिनर को हरा दिया। अल्कराज ने मुकाबला 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 से जीता। इस जीत के साथ ही उन्होंने छठा ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लिया। 22 साल के स्पेनिश खिलाड़ी अल्कराज अब फिर से दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। ये जीत अल्कराज और सिनर की बड़ी राइवलरी को और भी रोमांचक बना रही है। दोनों इस साल लगातार तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में आमने सामने आए थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.